रमन एक मनचला, उदंड, बदतमीज और आलसी लड़का था। वो किसी की बात नहीं सुनता था। रमन के पिता ने उसका स्कूल में दाखिला करवाया था, लेकिन जब भी वो स्कूल में जाता तो लड़कों को मारना पीटना, लड़कियों को छेड़ना, यही उसका काम था। एक दिन स्कूल के प्रिंसिपल से एक लड़की, सर, आज फिर से रमन ने हम लड़कियों का रास्ता रोककर हमें परेशान किया। प्रिंसिपल बेल बजाते हैं और प्यून अंदर आते ही, नरेश, उस रमन को अभी के अभी यहाँ बुलाओ। प्यून रमन को बुलाने के लिए वहां से चला जाता है। अब रमन प्रिंसिपल के ऑफिस में आता है। सर, आपने बुलाया? रमन की शिकायत करने वाली सारी लड़कियां वहीं पर खड़ी थी, तो उन्हें देख रमन उनकी ओर गुस्से से देख रहा था। तो प्रिंसिपल सर, रमन, ये क्या चल रहा है तुम्हारा? रोज तुम्हारी कोई ना कोई शिकायत आती ही रहती है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे तुम्हें स्कूल से निकालना पड़ेगा। अब रमन को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से से ऑफिस से बाहर आता है और सारी लड़कियां बाहर आने की राह देखने लगता है। जैसे ही लड़कियां प्रिंसिपल को थैंक यू कहकर बाहर आती है, तो रमन, प्रिंसिपल से मेरी शिकायत करोगी? देख लूंगा तुम सबको। याद रखना, रमन से पंगा लिया है तुमने, रमन से। रमन की बात सुनकर लड़कियां वहां से चली जाती है और रमन भी गुस्से से लाल होकर स्कूल से बाहर निकल आता है। वो गांव में भी लोगों को हमेशा ही परेशान किया करता था। वो हमेशा किसी की मुर्गी चुराता, कभी बकरी, और तो और वो कभी कभी अपने दोस्त मिहिर के साथ मिलकर रात के समय लोगों के दरवाजे जोर जोर से ठकठकाता। एक दिन की बात है, सभी लोग परेशान होकर राम के घर पर ढाबा बोल देते हैं। तो गांव के लोग रमन के पिता से, अरे सुरेश, तुम्हारा बेटा रमन दिन बर दिन बिगड़ता जा रहा है। एक बात याद रखना, अगर आज के बाद रमन ने कुछ भी बुरा किया तो उसे हम गांव से निकाल देंगे। अरे अरे, देखिए भाई साहब, रमन की ओर से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। उसे क्षमा कर दीजिए। मैं आप सबसे वादा करता हूँ, आज के बाद रमन कभी किसी को परेशान नहीं करेगा। सुरेश की बात मानकर सभी लोग अपने अपने घर वापस चले जाते हैं। जैसे ही रमन घर आता है तो रमन के पिता सुरेश उसे डंडा लेकर जोर जोर से मारने लगते हैं। तो रमन, अरे अरे पिताजी, लेकिन आप मुझे क्यों मार रहे हो? क्यों मार रहा हूँ? अरे गांव के लोग तुझे गांव से बाहर निकालना चाहते हैं। जब से तू पैदा हुआ है कभी मुझे चैन नहीं मिला है आज तक। चले जाए मेरे घर से। नहीं जी, ऐसा मत कीजिए, मेरे बेटे को घर से मत निकालिए। अब रमन घर से निकल जाता है। चलते चलते रमन जंगल से गुजर रहा था कि तभी रास्ते में उसे कुछ चमकता दिखाई देता है। तो रमन उस ओर निकलता है। वहां जाते ही रमेश का मुंह खुला का खुला रह जाता है। रमन वहां पर देखता है कि वहां पर एक किताब है जिस पर कंकाल बना हुआ है। उसे देख रमन मन ही मन, अरे, ये तो काला जादू का बुक है। अच्छा हुआ ये मुझे ही मिल गई। अब सिखाऊंगा मैं इन गांव वालों को। अब रमन उस किताब को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसमें असफल हो जाता है। तो रमन मन ही मन, पता नहीं ये कैसे खुलती होगी। रमन उस किताब की ओर ध्यान से देखता है कि अचानक से जोर जोर से हवा आने लगती है और सभी ओर एक सन्नाटा सा फैल जाता है। रमन डरकर यहाँ वहाँ देखने लगता है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी वो बार बार उस किताब को यहाँ वहाँ से देख रहा था। तो चिल्लाने की आवाज और जोर से आने लगती है। चिल्लाने की आवाज सुनकर रमन अपने कानों पर हाथ रख देता है और वो किताब उसके हाथ से नीचे गिर जाकर अपने आप खुल जाती है। तो उसे देखकर रमन खुश हो जाता है। वो मन ही मन, मैं सबको सबक सिखाऊंगा। रमन उस किताब को अपने हाथ में उठा लेता है और किताब का पन्ना पलटने लगता है। तो उसे वहाँ पर मंत्र दिखाई देते हैं। वो मंत्र पठन करने लगता है। जैसे ही रमन मंत्र पठन करने लगता है तो आवाज जोर जोर से आने लगती है। तभी एक भयानक आत्मा की आकृति वहाँ पर दिखाई देने लगती है। उसे देख रमन और भी ज्यादा डर जाता है। वो आत्मा रमन से, सुरेश, आज तुमने मुझे आजाद कर दिया है। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आज के बाद तेरा शरीर मेरा हो चुका है। रमन बहुत डर रहा था कि तभी आत्मा रमन के शरीर में प्रवेश करती है और गांव की ओर जाने लगती है। तो गांव में गाय, बैल, मुर्गियां, बकरियां जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तो गांव के सभी लोग जाकर क्या हुआ ये देखने बाहर आते हैं। बाहर जोरों से हवा चल रही थी
कि रमन एक अलग ही आवाज निकालकर लाल लाल आंखें और अलग ही चाल ढाल के साथ गांव की ओर चला आ रहा था। उसे देख गांव का एक पहलवान, रमन, बदतमीज कहीं के, आज फिर से गांव वालों को सताना शुरू किया तूने। रुक, अभी दिखाता हूँ तुझे। पहलवान रमन की ओर भागता है तो रमन के शरीर में बसी आत्मा अपने हाथ को लंबा कर पहलवान को उठाकर दूर फेंक देती है। उसे देख सभी डर जाते हैं। अब किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसी गांव में मिहिर नाम का एक शूर, होशियार इंसान रहता था जो किसी भी परिस्थिति में शांतिपूर्वक सोच विचार कर काम करता। तो मिहिर ने रमन का निरीक्षण करना शुरू किया। वो क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या खा रहा है। उसने उसका 2 दिनों तक चुपचाप छिपकर पीछा किया। वो कब जंगल में जाता है, कब गांव में भेड़ बकरियां खाने के लिए आता है। उसमें ही उसे पता चला, अच्छा, तो ये भूतिया किताब है। रमन के अंदर जो भी आत्मा है उसकी जान उस भूतिया किताब में है। मुझे कैसे भी उस किताब को जलाना पड़ेगा। जैसे ही वो किताब जल जाएगी, रमन उस आत्मा के चंगुल से मुक्त हो जाएगा। मिहिर दिन रात रमन का पीछा कर रहा था और यहाँ दूसरी ओर गांव के सभी लोग मिहिर से सलाह मांगने के लिए यहाँ वहाँ उसे ढूंढ रहे थे। अब सुबह हो जाती है और रमन गांव में आकर सभी लोगों को इस बारे में सूचित कर देता है। साथ में ही वो गांव के बड़े बड़े पेड़ों पर जाल बिछा देता है ताकि कुछ वक्त के लिए वो उस आत्मा को गांव में ही रोक सके और मिहिर जंगल में जाकर उस किताब को जला दे। अब मिहिर और गांव वाले लोग रमन को जाल में फंसा लेते हैं। वो बहुत झटपटा रहा था, बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था कि तभी रमन अपने साथ कुछ गांव वालों को लेकर जंगल की ओर निकल पड़ता है और उसी जगह जाकर पहुंच जाता है जहां रमन ने उस किताब को खोला था। वो यहाँ वहाँ देखने लगते हैं तो एक पेड़ की डोली में उन्हें वो भूतिया किताब दिखाई देती है। तो मिहिर उसे वहाँ से निकालकर जलाने की कोशिश करने लगता है कि तभी रमन कहो या वो आत्मा वहाँ पहुँच जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। वो चिल्लाने की आवाज सुनकर सभी गांव वाले डर जाते हैं, लेकिन मिहिर बड़ी ही होशियारी के साथ और निडरता से उस जादुई भूतिया किताब को जलाकर राख कर देता है। जैसे ही वो किताब जलकर राख बन जाती है, रमन उस आत्मा के चंगुल से मुक्त हो जाता है। अमरापुर नाम के गांव में विक्की अपनी पत्नी मालू और माँ देवकी के साथ रहता था। एक दिन वो अपने पूरे परिवार के साथ बाहर घूमने जाने का प्लान करता है और दूसरे ही दिन सुबह विक्की अपने फैमिली के साथ गाड़ी लेकर घूमने निकल जाते हैं। जाते जाते अंधेरा हो जाता है। रात के समय जंगल से जाते समय अचानक से जोरों से बारिश शुरू हो जाती है। चारों ओर सन्नाटा था। बिजली की कड़कने की और बारिश के बरसने की जोरों से आवाज आ रही थी। ऐसे भयानक माहौल में बारिश से बचने के लिए वो गाड़ी एक कोने में लगा देता है और गाड़ी में बैठे रहते हैं। तभी देवकी का ध्यान एक रोशनी की ओर जाती है। वो अपनी बहू से, बहू देखो, देखो तो वहाँ कुछ दिखाई दे रहा है। देखो तो वहाँ कितना चमक रहा है। शायद वहाँ कोई रहता है। बारिश रुकने तक इस अंधेरी रात में हम वहाँ रुक सकते हैं। नहीं माँ जी, मैंने सुना है इस इलाके में भूत का खजाना है। क्या पता शायद वो भूत ही ये सब करवा रहा हो। चुप, डरपोक कही की, ऐसा कुछ नहीं होता। किसी की भी बातें सुनती रहती है। भूत भी कुछ नहीं होता और भूत क्यों भला खजाने की रक्षा करेगा। थोड़ी सी बारिश कम होते ही विक्की, देवकी और मालू रोशनी की तरफ जाने लगते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद मालू विक्की से, सुनिए जी, मुझे लगता है हमें यहाँ से लौट जाना चाहिए। मुझे बहुत डर लग रहा है। कहीं वहाँ पर वो पागल भूत हुआ तो। डरपोक कही की, तुम्हारे जैसी चुड़ैल यहाँ होते हुए दूसरा भूत यहाँ कैसे आ सकता है। माँ, मुझे लगता है मालू ठीक कह रही है। सच में हमें यहाँ से लौट जाना ही चाहिए। इस सन्नाटी रात में अब हम कहाँ जाएंगे। देखो तो आगे एक घर दिख रहा है। चलो हम उस घर में जाते हैं। मैंने कहा था ना कि शायद ये किसी का घर ही होगा। चलो। वो तीनों उस घर के दरवाजे के पास जाकर खड़े रहते हैं और आवाज लगाते हैं। क्या कोई अंदर है? लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आती। वो दरवाजे को हाथ लगाते हैं, तभी दरवाजा अचानक से खुल जाता है और तीनों घर के अंदर चले जाते हैं। तभी विक्की की नजर दीवार पर टंगी घड़ी पर चली जाती है। विक्की और मालू घड़ी को देखकर घबरा जाते हैं। विक्की अपनी माँ से, माँ, वो देखो, घड़ी के कांटे उल्टे घूम रहे हैं। यहाँ जरूर कुछ होगा। माँ, हमें अभी यहाँ से निकलना चाहिए। माँ। चुप करो डरपोक, मर्द होकर अपनी पत्नी की तरह घबरा रहे हो। चलो अंदर की तरफ चलते हैं, कोई तो होगा ना अंदर।
तभी अंदर से जोर जोर से हंसने की आवाज आती है। आवाज सुनकर तीनों भी घबराकर सोफे पर धड़क कर बैठ जाते हैं। वो घबरा रहे थे कि तभी दीवार के ऊपर एक लंबा साया दिखाई देता है। उसे देखकर देवकी भी घबरा जाती है। थोड़ी ही देर में वहां पर एक विचित्र आकृति बनकर उनके सामने एक बड़ा सा भूत खड़ा हो जाता है। उस भूत को देखकर तीनों की बत्ती गुल हो जाती है। तभी मालू घबराई और रोते हुए, माँ जी, मैंने आपको कहा था ना, यहाँ पर भूत है। आपने मेरा कुछ भी नहीं सुना। जाइए, अब आप ही जाइए उसके आगे। अब क्या होगा हमारा? अब तो मुझे और भी ज्यादा डर लग रहा है। तभी वो भूत जोर जोर से हंसने लगता है। आओ आओ, तुम सबका मेरे घर में स्वागत है। तुम यहाँ सब खजाना खोजने के लिए आए हो ना? ये जंगल में बहुत से लोग खजाने की तलाश में आ चुके हैं। मैंने किसी को जिंदा नहीं छोड़ा, अब मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। मेरा खजाना कोई नहीं ले जा सकता। इंसान बहुत लालची होता है। यहाँ इस खजाने की रक्षा के लिए मैं बैठा हूँ। कोई इसे हाथ भी नहीं लगा सकता। भूत उनके सामने खड़ा हो जाता है और विक्की घबराकर, अरे 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 अरे, हमें खजाना वजाना कुछ नहीं चाहिए। तुम हमें यहाँ से जाने दो, हमें छोड़ दो। हमें खजाने का कोई लालच नहीं है। हम बाहर गांव जा रहे थे, लेकिन बारिश हो रही थी, इसलिए हम इस घर में आ गए। हमें यहाँ का खजाना नहीं चाहिए, हमें जाने दो। हाँ, हमें यहाँ से छोड़ दो। हमारी नीयत साफ है। आपका खजाना नहीं चाहिए हमें। हमारे पास जितना है हम उसी में खुश है। मुझे क्या तुम लोगों ने पागल समझ रखा है? मैं सब जानता हूँ। यहाँ सब लोग खजाने के तलाश में ही आते हैं। मुझे अब बहुत भूख लगी है। कई दिनों से मैं बहुत भूखा हूँ। अब मैं तुम सबको खा जाऊंगा। जब भूत देवकी की ओर बढ़ता है तो देवकी अपना दिमाग लगाती है और भूत से कहती है, मैं तुम्हें पहले ही बता देती हूँ कि मुझे एक बाबा ने श्राप दिया है और उन्होंने मुझे कहा है कि अगर कोई तुम्हें खा लेगा तो तुम भूत की रानी बनोगी। भूत की रानी बनी तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। खाओ, आओ खाओ मुझे। देवकी की बात सुनकर भूत मालू और विकी की तरफ बढ़ता है। ये देख मालू कहती है, माँ को जिस बाबा ने बोला है उसने मुझे भी कहा है कि तुम्हें कोई खाएगा तो तुम उनकी बेटी बन जाओगी। तो तुम तो मेरे पिताजी हुए ना, खा लो, तुम मुझे भी खा लो। ये सारी बातें सुनकर भूत सोच में पड़ जाता है और कुछ सोचकर, अगर तुम्हें खाने के बाद तुम मेरी बेटी बन जाओगी तो फिर मैं तुम्हें कैसे खा सकता हूँ? देवकी और मालू की बात भूत को सच लगती है। भूत विकी की तरफ बढ़ता है। तभी विकी, देखो भूत जी, ये दोनों जो बता रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं है। हमें किसी ने कुछ भी नहीं बताया। अगर आपको हमें खाना है तो खाओ, लेकिन हमें आपका खजाना नहीं चाहिए। हम सच्चे और भले लोग हैं। हमें आपके खजाने की कोई जरूरत नहीं। हम अपनी मेहनत और संस्कारों को ही अपना खजाना मानते हैं। ये सारी बातें सुनकर भूत भी भावुक हो उठता है। उसकी आंखों में से आंसू आने लगते हैं। वो विक्की से, मैंने तुम्हारे जैसा सच्चा इंसान आज तक नहीं देखा। अब तुम्हारे कारण ही मुझे मुक्ति मिल सकती है, क्योंकि मुझे श्राप था कि जब तक इस खजाने को कोई नेक दिल इंसान नहीं मिल जाता तब तक मुझे इस खजाने की रक्षा करनी पड़ेगी। और आज मुझे तुम मिल गए हो। अब मैं श्राप से मुक्त हो जाऊंगा। भूत भूतिया खजाना विकी के हवाले कर मुक्त हो जाता है। विकी, देवकी और मालू वो खजाना लेकर पुलिस के पास जाते हैं। वो खजाना सरकारी तिजोरी में जमा करवाते हैं। उसमें से कुछ खजाना उन्हें बख्शिश के तौर पर मिल जाता है। अब तीनों हंसी खुशी अपने घर लौट आते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि चाहे जिंदगी में कोई भी परिस्थिति आए, हमें सच्चाई का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए। बहुत समय पहले की बात है। दूर किसी गांव में शालिनी नाम की एक लड़की अपनी माँ सुधा और पिताजी मोहन के साथ रहती थी। शालिनी के पिताजी व्यापारी थे। वो बहुत ही अमीर थे। शालिनी उनकी एक लौती बेटी थी जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी। वो जंगल के पास नदी के किनारे रहते थे जहाँ बहुत ही खूबसूरत नजारा था और इसी कारण मोहन ने अपना घर वहाँ पर बनवाया था। वो शालिनी और सुधा को लेकर अपने नए घर जाता है। घर देखकर, सुधा, कैसे लगा तुम्हें ये हमारा नया घर? बेहद ही खूबसूरत है। अगर कोई यहाँ आ जाए तो उसका तो मन ही नहीं होगा यहाँ से जाने का। सुधा और मोहन की बातें चल ही रही थी कि तभी शालिनी वहाँ आ जाती है। जब वो 10 साल की थी, वो अपने पिताजी से,
पिताजी, कितनी सुंदर है ये जगह। क्या सच में अब हम यही रहेंगे? हाँ बेटी, हम आज से यही रहेंगे। अब धीरे धीरे शालिनी बड़ी हो रही थी। वो हर रोज नदी पर घूमने के लिए जाती थी। जैसे जैसे शालिनी बड़ी हो रही थी, उसकी सुंदरता के चारों ओर चर्चे होने लगे थे। उसकी सुंदरता बढ़ती ही जा रही थी और ये खबर एक दिन उनके राज्य के राजकुमार अशोक तक पहुंच जाती है। अब राजकुमार अशोक शालिनी को देखने के लिए बहुत ही बेताब हो जाते हैं। उन्हें शालिनी को बस एक बार देखना था, तो वो उसे देखने के लिए जंगल की नदी के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर शालिनी हर रोज घूमने के लिए जाती थी। आज भी शालिनी वहां पर घूम रही थी। तभी राजकुमार ने उसे देख लिया, तो वो बस देखते ही रह गए। वाह, ये तो बहुत खूबसूरत है। इसके बारे में जितना सुना था उससे भी कहीं ज्यादा। अब राजकुमार उससे बात करने के लिए आगे बढ़ते हैं और वो शालिनी से, जी मेरा नाम अशोक है, मैं इस राज्य का राजकुमार हूँ। मैंने तुम्हारी सुंदरता के बारे में बहुत सुना था, आज देख भी लिया। वाकई में तुम बहुत खूबसूरत हो। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? शालिनी को राजकुमार की बात पर थोड़ी सी हंसी आती है। वो धीरे से मुस्कुराते हुए उनसे, हाँ जरूर। अब दोनों हर रोज मिलने लगे। उनकी दोस्ती बढ़ने लगी थी। साथ ही वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। ये देखकर मोहन को गुस्सा आ जाता है। अब मोहन एक जादूगर के पास जाता है और उसे, हे जादूगर, मैं आपके पास एक विनती लेकर आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी को जो लड़का परेशान करता है, आप उसे बिल्ली बना दो। इसके लिए आपको जो चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए मोहन, लेकिन तुम्हारी बेटी को जो परेशान करता है मैं उसे जरूर सबक सिखाऊंगा। अब मोहन जादूगर को अपनी बेटी के साथ बैठे राजकुमार को दिखाता है। जैसे ही शालिनी अपने घर जाने लगती है, तभी मोहन अपनी बेटी के दोस्त राजकुमार अशोक को एक बिल्ली बनाने की विनती करता है। जादूगर भी अपनी छड़ी घुमाता है और मंत्र पठन कर राजकुमार को एक बिल्ली बना देता है। राजकुमार तुरंत ही एक बिल्ली में बदल जाते हैं। उन्हें खुद भी ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उनके साथ ये सब क्या हो रहा है। दूसरे दिन हमेशा की तरह शालिनी राजकुमार को ढूंढते हुए, अशोक, राजकुमार अशोक, कहाँ है आप? कहीं छुप गए हैं क्या राजकुमार? शालिनी राजकुमार को यहाँ वहाँ देखती है, लेकिन उसे राजकुमार कहीं नहीं मिलते। अब कई दिनों तक शालिनी राजकुमार को आवाज लगाते हुए, अशोक, राजकुमार अशोक, कहाँ है आप? कहीं छुप गए हैं क्या राजकुमार? शालिनी आवाज लगाती रही, लेकिन उसे वहाँ एक बिल्ली के अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं देता। एक दिन वो बिल्ली को अपनी गोद में उठा लेती है और अच्छे से उस बिल्ली की ओर देखती है, तो बिल्ली की आंखों में से आंसू आ रहे थे। ये देख शालिनी को सब कुछ समझ में आ जाता है। वो बिल्ली से, क्या तुम राजकुमार अशोक हो? मेरे राजकुमार अशोक? तभी बिल्ली अपनी गर्दन हिलाती है। ये सब दूर खड़ा मोहन देख रहा था, तो मोहन उस बिल्ली को शालिनी के हाथ से छीन लेता है और उसे दूर छोड़ने के लिए चला जाता है। अब शालिनी को समझ में आ जाता है कि उसे क्या करना है। वो भागते हुए उस जादूगर के पास जाने लगती है, तो जादूगर उसे अपने घर के पास ही मिलता है। वो जादूगर से, हे जादूगर, तुमने मेरे प्रेमी को एक बिल्ली का रूप दिया है। मैं चाहती हूँ कि आप उसे फिर से इंसान का रूप दिला दीजिए। ये मेरी आपसे विनती है जादूगर। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुम्हारे पिताजी ने ही तो मुझसे ये काम करवाया था। अब वो फिर से कभी भी इंसान नहीं बन पाएगा। अगर मैं ऐसा करूंगा तो मेरी सारी शक्तियाँ चली जाएगी। जादूगर की ये बात सुनकर शालिनी, हे जादूगर, तो आप मुझे भी एक बिल्ली बना दो ताकि हम दोनों मिलकर अपना जीवन व्यतीत कर सके। शालिनी की ये बात सुनकर जादूगर को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। अब वो शालिनी को भी एक बिल्ली बना देता है। ये सारी घटनाएं शालिनी की माँ देख लेती है। इन सभी घटनाओं में किसी ने बेचारी माँ का ख्याल भी नहीं किया था, तो वो भी जादूगर से अपने आप को बिल्ली बनाने के लिए कहती है। अब मोहन भी जादूगर को यही विनती करता है, तो उन सबका एक दूसरे के प्रति प्रेम देखकर जादूगर सबको फिर से अपना अपना रूप दिलवाता है और खुद एक बिल्ली बन जाता है। अब सब कुछ ठीक हो गया था। मोहन को समझ में आ चुका था कि उसकी बेटी और राजकुमार अशोक एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं और उनकी खुशी एक साथ रहने में ही है। अब वो उन दोनों की धूमधाम से शादी करवाता है और अब शालिनी और अशोक हर रोज जादूगर को दूध पिलाने लगे और अपना जीवन मजे से बिताने लगे।